हमें इस बात का गर्व है कि देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपने तमाम कष्ट और यात्रा की दुश्वारियों के बीच में हमारे बीच इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए यहाँ बुलाए हुए हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है और बहुजन आंदोलन के सच्चे सिपाही के रूप में आपने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी यहाँ आने का कष्ट किया। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपके आभारी हैं। मैं समझ सकता हूँ जिस तरह का इंतजाम हमने किया है बहुत सुविधाजनक नहीं है। आपको अभी 2 दिन रहना है, 2 दिनों में भी आपको खाने पीने आने जाने और रहने की समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा। मैं पहले से ही आप सबसे जो होने वाला कष्ट है उस सबके प्रति बहुत विनम्र भाव से माफी चाहूँगा और स्वाभाविक तौर पर किसी आंदोलन में हमें बहुत कुछ त्याग करने की जरूरत पड़ती है। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप सब त्यागशील हैं, संघर्षशील हैं, तभी आप यहाँ पर हमारे बीच में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए आप सभी के प्रति हम अत्यंत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत और अभिनंदन की कड़ी में मैं सबसे पहले आज जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर राजेश पाल जी देहरादून उत्तराखंड से हमारे बीच में हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बतौर अध्यक्ष इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच में इस मंच को गौरव प्रदान कर रहे हैं हिंदी विभागाध्यक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय होजाई असम से पूर्वोत्तर छोर से हमारे बीच में आए हैं प्रोफेसर नागेश्वर यादव जी। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच में की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में नेपाल की धरती से पधारे हुए परम आदरणीय माननीय मधु पोखरेल साहब जो अंतर्राष्ट्रीय जनलेखक संघ के अध्यक्ष भी हैं हमारे बीच में। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इतिहास के प्रख्यात लेखक और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर धर्मचंद विद्यालंका महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से हमारे बीच में आए हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। मैडम डॉक्टर सनी सुवालका जी राजस्थान से चल करके हमारे बीच में आई हैं। मैम हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं देश भोजन इकाई की तरफ से। और इस आयोजन के कर्णधार हैं इस आयोजन पूरे आयोजन और संगठन के लिए हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र नारायण पक्खर जी राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनलेखक संघ। वास्तव में ये पूरा आयोजन आपके प्रेरणा का स्रोत है, आपकी मेहनत और आपके संघर्ष का एक फल है। बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लेकर लोग यहाँ इकट्ठे हुए। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। अभी मैं आते ही तमाम विद्वानों ने अपनी किताबों से पूरा मंच मुझे दिया। मैं शायद पहली बार बहुत सारे साथियों से मिल रहा। हम एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो विद्वता है, शायद हम एक का नाम लें और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो पूरा घंटों लग सकता है, पूरा सत्र इसी में चला जाएगा। सभी विद्वान अतिथियों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं और जैसे जैसे उनका क्रम आएगा उसके बारे में हम जान सकेंगे।
और वक्ताओं से भी हमारा अनुरोध होगा कि अपनी उपलब्धियों के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालें जब उनका वक्तव्य का वक्त आता है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 17-18 राज्यों से हमारे बीच साथियों ने स्वीकृति दी थी। एक दो को छोड़ करके जिन्होंने महीनों पहले अपनी यहाँ उपस्थिति की सूचना दी थी वो सब यहाँ पर पधारे हुए हैं। कुछ अति व्यस्तता के कारण हमारे बीच में नहीं आ सके हैं, तो इसके बावजूद भी जो हमें अपेक्षाएँ थी उसमें उसके अनुरूप यहाँ सभी प्रतिभागी पहुँचे हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो ये एक थोड़ा लंबा हो गया मेरा स्वागत, वो जो हमारे अतिथिगणों के स्वागत का हम एक जो औपचारिक तौर पर एक स्वागत भाषण मुझे करना है, जो जैसा आप देख रहे हैं कि चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन भी है जन लेखक संघ का। जन लेखक संघ के बारे में महेंद्र नारायण पंकज जी आपको परिचय कराएंगे। वैसे भी जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, अतिथिगण डेलीगेट्स आए हैं, अच्छी तरह जानते हैं जन लेखक संघ क्या है, उसकी प्रेसिडेंट क्या है। मैं जब से जुड़ा तो मैं जितना समझ पाया शायद मेरी जिंदगी की एक बड़ी वजह है कि एक मेरा आलेख रमनकर गुप्ता की युगरत आम आदमी पत्रिका में पिछड़ा वर्ग में से सामने निकला था। उसमें मेरा एक लेख था जो पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो मंडल का मिशन बना था उस आयोग की सिफारिश लागू करने से संबंधित था, और उस लागू करने में बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी की क्या भूमिका थी। उनका एक नारा था, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और उन्होंने 81 से लेकर के जब तक आगे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई तब तक वो सतत देशव्यापी संघर्ष किया उन्होंने। और केवल जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले 48 दिनों का कंटिन्यू उपाध्याय ने धरना दिया था। तो वो जो पूरा एक घटनाक्रम था कुछ इस तरह था कि ये इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को लागू करने का आश्वासन देकर के भी किसी सत्ता में आए, लेकिन उसको लागू करना भूल गए। तो उनको याद दिलाने के लिए और दबाव बढ़ाने के लिए मनमोहन कांशीराम साहब ने ये वो जो आंदोलन था पार्लियामेंट घेराव और 48 दिनों तक कंटिन्यू चलाए जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं हो गया। तो वो मेरे ध्यान में था, तो हमने मंडल आयोग से संबंधित जो संघर्ष है उसको आर्टिकल के रूप में जो युगरत आम आदमी ने लिखा, तो माननीय महेंद्र नारायण पंकज जी ने उसको पढ़ करके और वो इंप्रेस हुए और वो मुझे फोन किए और बताया। तो मैं इस बात से भी थोड़ा चौंका कि जो संगठन है वो बहुजन लोगों ने बनाया है, और वो 17 सालों तक उन्होंने जो कम्युनिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, जन लेखक संघ और प्रगतिशील लेखक संघ, तो वहाँ जिस तरह से हमारे लोगों का शोषण होता है, लेखकों की उपेक्षा होती है, और कम्युनिस्ट संगठन है वहाँ पर कितना गहरा जातिवाद भरा है, इससे वो लोग बहुत नजदीकी से देखा और उसके शिकार हुए। और इसके बाद फिर उन्होंने ये नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो विशुद्ध रूप से बहुजन लेखकों का संगठन है। तो पिछले 2 साल 3 साल पहले कार्यक्रम में ही इसको जन लेखक संघ को मैं थोड़ा संशोधित करके उसको विजन ब्रेकर बहुजन लेखकों का संघ ये भी जोड़ा, जन लेखक संघ बहुजन लेखकों का संगठन, तो ये जोड़कर इसको एक नए स्वरूप में हम सब के बीच में लेकर के आए हैं। क्षेत्रवादियों को विखंडित करने के उद्देश्य से सामुदायिक उन्माद पैदा करने की भरपूर चेष्टा आज भी जारी है, ताकि भारत सदा सर्वदा धर्म एवं जाति के कठिन तार से उलझा रहे। आर्थिक संकट के साथ साथ समस्त जातीय उपजातीय दलीय भाषाई विभेद उत्पन्न कर साम्राज्यवाद इस देश की जनता की राष्ट्रीय एकता को छिन्न भिन्न करने पर आमादा है और देश की शासक पार्टी उसे सहयोग कर रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई निर्धनता, महंगाई, बेरोजगारी, समाज के दलित पिछड़े तथा गरीब तबके पर जुल्म, अत्याचार, अल्पसंख्यकों के साथ असमान व्यवहार, निम्न मध्यम वर्गों का भयावह शोषण, कानून व्यवस्था के टूटते ढांचे, नागरिक जीवन में फैली असुरक्षा की भावना, शासन तंत्र की नपुंसकता के चलते नृशंसता, पुलिस जुर्म, महिलाओं का अपमान, उन पर होने वाले अत्याचार,
सामुदायिक दंगे, जाति उन्माद, प्रशासनिक तथा राजनीतिक जीवन में भयावह घोटाले एवं भ्रष्टाचार की घटनाओं का जो दृश्य उपस्थित है, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों और पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करने, उनमें कुत्सित मानसिकता भरने, समाज विमुख बनाने, अपराधी तत्वों की महिमा मंडित करने की सर्वांगीण मुहिम तेज है। नारायण पंकज जी ने जन लेखक संघ की स्थापना की और आज हम उसके इस मुकाम पर खड़े हैं, उसके चौथे अधिवेशन का सम्मेलन कर रहे हैं, चौथा अधिवेशन कर रहे हैं। स्वागत और सम्मान की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, इतिहास की इस कड़ी को तोड़ते हुए, श्रवण सृजन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे की संबोधन की प्रक्रिया के लिए आदरणीय सनी सुवालकर मैम को सादर निवेदित करता हूँ। आज का विषय है बहुजन आंदोलन में बहुजन लेखकों की भूमिका। सबसे पहले जब हम बहुजन साहित्य की बात करते हैं तो भारतीय जाति संरचना है, उसमें जो उपेक्षित हैं, जो तिरस्कृत हैं, जो शोषण का शिकार हुए हैं, वे दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर भी। ये सभी विमर्श बहुजन साहित्य में आते हैं, इस बात को हम बहुत जानते ही हैं। लेकिन एक बात की ओर मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। एक और विमर्श जो आदिवासी विमर्श में से निकल कर आने वाला है, वो है पर्यावरण विमर्श। आज के समय में वो बेहद प्रासंगिक होगा और उसकी दस्तक सुनाई दी जा रही है। उसको भी वो भी संभवतः इसी में शामिल होगा। मेरा मानना है कि जो जितने भी वर्ग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये जब सब एकजुट होकर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब हम इन दो वर्गों में बात करते हैं तो थोड़ी शक्ति कमजोर तो होती ही है, जाहिर सी बात है। और इसी के चलते ही तथा कथित मुख्य धारा का जो साहित्य है वो बहुजन साहित्य को साहित्य के केंद्र में स्थापित ही नहीं होने देता है। असल में मैं मानती हूँ कि मुख्य धारा का जो साहित्य है वो साहित्य है ही नहीं, क्योंकि जो साहित्य समाज को समानांतर नहीं ला सकता, वंचितों के दुख दर्द को नहीं समझ सकता, वो साहित्य है ही नहीं। मुख्य धारा का जो साहित्य है वो मूलतः रूढ़िवादी और जाति व्यवस्था की पैरवी करने वाला है। वो समाज के एक विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला है। प्राथमिक तौर पर मुख्य धारा के साहित्य के लिए बात कही जाती है, औपचारिक तौर पर कही जाती है कि भारतीय जनता का साहित्य, जबकि भारत में बहुजन भी ज्यादा है, किंतु बहुजन को इस साहित्य में उपेक्षित किया गया और यही वजह है कि इन विभिन्न विमर्शों की आवश्यकता हुई। बहुजन साहित्य पूरी तरह से ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोध का साहित्य ही नहीं है, यह एक समानांतर दुनिया बनाने वाला साहित्य है, एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज रचने वाला साहित्य है। और देखा जा रहा है यह तथाकथित मुख्य धारा का साहित्य रचने वालों में एक डर पैदा कर रहा है, एक छटपटाहट पैदा कर रहा है, क्योंकि इन्हें सत्ता जाने का डर है। और मैं समझती हूँ कि ये जो डर पैदा कर रहा है, डर पैदा हो रहा है, छटपटाहट पैदा हो रही है, ये बेहद अच्छा संकेत है। इसके लिए यहाँ पर सवाल सभी को दरअसल मुख्य धारा का साहित्य शोषण की धारा का साहित्य है। भारत में जो शोषित परंपरा रही है उसका साहित्य है। तो बेहतर होगा कि जो सारे विमर्श हैं, यहाँ तक कि हम जब लेखक के रूप में होते हैं तो जब हम एकजुट होकर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसका हमें स्वागत भी करना चाहिए। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जब दलित विमर्श शुरू हुआ तो बड़े आरोप हुए, बड़े विरोध हुए, कि ठीक है इनका अपना दर्द है, इनकी अपनी कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें सौंदर्यबोध की कमी है। यहाँ तक कि उसे खुदरा साहित्य कहकर खारिज किया गया, जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत करता है कि जब हम किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो उसे खारिज करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। और ये बात सच है कि दलित
विमर्श, स्त्री विमर्श, जो भी सारे विमर्श हैं, इनमें ये बहुत मजबूत हैं। और हम देखते हैं कि विमर्शों में, जैसे दलित विमर्श देखें हम, आदिवासी विमर्श देखें हम, इनमें जो सहानुभूति और स्वानुभूति का एक अलग से बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें दम तो है, उसे आप बता नहीं सकते। यहाँ पर आदरणीय महेश जी सर ने बात कही थी कि अभी वो समय है कि स्त्री विमर्श को अभी और मजबूत होकर आना होगा, उसको उसके लिए बेहतर मंच है, बेहतर समय है, ये बात कही थी सर ने। तो उसके संदर्भ में मैं बात कहना चाहूँगी जावेद अख्तर साहब की। 2018 की बात है, जयललिता के अंदर उसमें जस्ट रहता एक सेशन था जावेद अख्तर सर का। उन्होंने एक बात कही थी कि जिस समाज में माँ पूजी जाएगी वहाँ स्त्रियों की हालत तो खराब होनी ही है। तो जो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बोला कैसी उनकी बात हुई। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कहने का आशय है, हम जब देखते हैं एक बच्चा होता है छोटा, वो देखता है उसकी माँ कैसे ह्यूमिलेट हो रही है, उसका पिता कैसे उसको ह्यूमिलेट कर रहा है, उसकी दादी उसको कैसे ह्यूमिलेट कर रही है, वो देखता है और लगातार उस देखने का परिणाम है कि उसके मन में अपनी माँ की प्रति बेहद प्रेम, बेहद बड़े मजबूत इमोशंस जम रहते हैं और वो सोचता है कि मेरी माँ के लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा, बड़ा होगा। तो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो उसके मन में, क्योंकि उसकी किस्मत माँ से जुड़ी है, बच्चे की किस्मत माँ से जुड़ी है, तो बच्चा सोचता है कि मेरी माँ दे रही है और मैं इसके लिए सब कुछ करूँगा, अपने पिता के विरुद्ध भी जाऊँगा, सब कुछ करूँगा। लेकिन वैसा वो नहीं करता है। बड़ा होकर वो भी एक मर्द हो जाता है। जब वो बड़ा होता है तो वो एक माँ का बेटा तो है, लेकिन वो एक मर्द भी है। और जो पॉजिटिव इमोशंस था अपनी माँ के प्रति इस बच्चे में, उसको वो एक विप बना लेता है। पॉजिटिव इमोशंस को वो विप बना लेता है और दूसरी औरतों पर इस्तेमाल करता है। वो कहता है अपनी बीवी से, तुम मेरी माँ की तरह दाल नहीं बना सकती, नहीं, तुम मेरी माँ जैसा घर नहीं संभाल सकती। यानी कि 5000 सालों से खाने का स्टैंडर्ड नीचे गिरा है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि स्टैंडर्ड नीचे गिरा है और बड़ी पीछे। तो वो अपनी माँ को और अपनी बीवी के सामने एक कैरेट बनाकर टांग देता है माँ को, और उसकी जो बीवी है वो जिंदगी भर तोड़ कर भी उस कैरेट को पार नहीं कर सकती। एक दूसरी चीज और है जो इन विमर्शों को लेकर कही जाती है, जैसे दलित विमर्श ने कहा, उन्होंने कहा, ये मुख्य धारा का साहित्य कहता है कि इनमें शिल्प की कमी है। इस प्रकार जब वो कंटेंट पर नकार नहीं पाते हैं तो वे उसे कहीं ना कहीं खुदरा या अर्थ विकसित कर उसे खारिज करने की कोशिश करते हैं। और इन विमर्शों के कंटेंट में दम है, इसलिए ये विमर्श आज पढ़े जा रहे हैं और इनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। मैं नेपाल में अपनी धरती से चलकर आया साहित्यकार पोखरेल से प्रसाधन निवेदन करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल संघ सरकार कर्तव्य करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय एवं कवि सम्मेलन और जनलेखक संघ का 4th राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सबों को प्रणाम करता हूँ। और आज की इस सभा के सभानायक मंच में आती विद्वत वर्ग विदुषी लगाए कि यहाँ उपस्थित संपूर्ण जनलेखकों को मैं अभिनंदन करता हूँ। पहले अंतर्राष्ट्रीय जनलेखक संघ, उसके बाद भारत के जनलेखक संघ, अभी आकर जनलेखक संघ, इस तरह इस संगठन का भी नाम परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मैं जब इसका गठन हुआ था मधेपुरा में, उस वक्त से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसको
केंद्रीय कमेटी के मेंबर भी उसी समय मैं पंकज ये बनाए गए। और उसके बाद पटना में हुई सम्मेलन में, बरगामा में, बहुत जितनी जगह हुआ है पंकज जी हमें न्योता देते हैं, बुलाते हैं, नेपाल से आएंगे, हम लोग चले आए। सबसे ताजुब बात ये है कि पंकज जी अकेले, लेकिन इस मिट्टी से बने हैं वो। हमें क्या आश्चर्य लगता है, अकेले होते हुए एक कहावत भी है, एक चंद्र तलो हंसी नदारा है, वो चंद्रमा है और हम लोग सब तारे हैं। वो इस जनलेखक संगठन के विस्तार कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ देखा कि भारत के प्रांत से आए हैं और आप लोगों के पड़ोसी देश नेपाल लगाकर 14 पार्टिसिपेशन 14 का यहाँ उपस्थित देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले बुद्ध को यहाँ रखे गौतम बुद्ध, कोई बुद्ध धर्म भी करते, कोई बुद्ध दर्शन भी करते। हालांकि बुद्ध धर्म नहीं है, मैं कहता हूँ बुद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध जो नेपाल में पैदा हुए, उन्होंने आज वहाँ से वो राष्ट्रवाद थे, अपने राष्ट्रवाद सबको दिलाने के लिए लेकर शांति की खोज में वो भारत तरफ आए। सारनाथ में आकर यही है बनारस, सारनाथ में आके उन्हें बुद्धत्व प्राप्त की और आज जनलेखक संघ के सबसे आगे गौतम बुद्ध देखकर मेरा काफी गर्व से भूल रहा है, क्योंकि नेपाल के शब्द आज दुनिया का को समानता, स्वतंत्रता ये का के लिए एक दर्शन दिए, जिस दर्शन का पालन करने वाले बहुत सा देश है। वहीं पर तथागत धर्म का प्रवर्तन किया। महाकवि प्रसाद जी ने लिखा है, हरिवर माँ की शांत प्रचार तथागत आया थे, तो इसलिए हमें उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। विषय है बहुजन समाज के निर्माण लेखक की भूमिका, उन लोगों का क्या योगदान हो सकता है। सबसे पहले दो बात जरूरी मोटा मोटी कि किसी भी समाज को बनाने की दो ताकतें होती हैं, एक होती है हार्ड पावर और एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होती है सेना, पुलिस, प्रशासन, जिसके बल से आप किसी को जीत करके जबरदस्ती उसको अपना शासन में ला सकते हैं। जैसे कश्मीर में आजकल तन की बजाय, मन की बजाय तन पर शासन करना इसको, और एक होता है मन में शासन करना। तो एंटोनियो ग्राम्सी नामक के बहुत बड़े समाज विज्ञान लोग, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने वर्चस्व और प्रभुत्व को अलगाया। हम दोनों को एक समझ लेते हैं। वो कहता है जो प्रभुत्व है वो सेना के द्वारा कायम किया जाता है और वो दिखाई देता है। वर्चस्व बौद्धिक रूप से कायम किया जाता है, वो साहित्य, संस्कृति, कला के माध्यम से, जो कि ब्राह्मणों में से। तो इस चीज को हमें जब तो हम हार्ड पावर में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वो हमारे क्षेत्र नहीं। लेकिन जो सॉफ्ट पावर है, संस्कृति और साहित्य, उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो वो हम किस तरह से देंगे। दूसरी एक चीज ये कि संस्कृति दो तरह की होती है। एक अभिजन की संस्कृति होती है, लीड कल्चर, जो समाज का जो सुखासीन वर्ग होता है, प्रभुत्व स्वामी वर्ग होता है, उसकी संस्कृति होती है, वो अभिजातवादी होती है, उसके अपने मामले मूल्य होते हैं। दूसरी जन संस्कृति, लोक संस्कृति होती है। इन दोनों के बीच में टकराव होता है, जिसको लोक और वेद का, वेद और शास्त्र का टकराव कहते हैं। और ये एक तरह से भारतवर्ष में ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति के नाम से ये संघर्ष चलता है। ब्राह्मण संस्कृति वेद
शास्त्रों को परम प्रमाण मानती, ये मानती वो ईश्वर में रहते आप कहें मार्ग, लेकिन श्रवण संस्कृति ऐसा नहीं मानती। तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी की बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी बड़े महापुरुष ने करी है या किसी धर्मग्रंथ में लिखी है, उसको जो है जब तक सही रूप से आप जानते हैं उसको मत मानो। जब मैंने तो जब तक को महत्व दिया वहाँ आस्था को महत्व दिया। जैसे मनुस्मृति में धर्म सर्वज्ञान वेदी सारी ज्ञान विज्ञान का मूल है जो है, इसलिए बस वेद को पढ़ाओ और किसी की जरूरत नहीं, और वही परम प्रमाण है। तो हम इस परम प्रमाण नहीं मानते जो श्रवण संस्कृति है, जो जन संस्कृति है। दूसरे और भी कई कारण हैं, जैसे नारी को लेकर के अभी मैडम ने बात की कि पृथ्वी सत्ता प्रधान है, वो वर्ण व्यवस्था तो उसमें है ही है, मतलब वर्ण में तो ब्राह्मण की श्रेष्ठता है। मनुस्मृति में लिखा है कि जिस प्रकार से अन्य प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, ऐसे ही मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इसलिए 90 वर्ष के लिए क्षत्रिय देश दूसरे वर्णों के व्यक्तियों को 10 वर्ष के ब्राह्मण कुमार की पालन करनी चाहिए और उसको अपने पिता के समान सम्मान देना है। हमारे यहाँ दादा कहते हैं छोटे बच्चे 8 वर्ष के ब्राह्मण के बच्चे को दादा कह रहा है, हमारा 80 वर्ष का होगा, क्योंकि कहना उसको चाहिए। तो ये वर्चस्व ये बड़ी मजेदार कहानी आपको बता रहा यही बनारसी शरणराज है S10 जिन्होंने को गिरफ्तार किया था बनारसी। तो वो एक बार ICS होते थे, उनकी परीक्षा उनको व्याख्यान दे रहे थे, कहने लगे भाई अपने लोगों को जो नए ऑफिसर बनने थे इनको को हमें ज़्यादा समय तो भारत में रहना नहीं, सोने के ऊपर शासन में चल जाएगा, लेकिन अच्छी तरह शासन करो यहाँ के लोगों में, ताकि ये याद रखने के लिए अंग्रेज कोई जाति आएगी जिससे हमारा तो ज़्यादा उत्साही विद्यार्थी था उनमें से। वो कह लगा सर हमने ये सोच कर क्या है कि हम यहाँ जाओ कि कैसे हुकूमत होगी, ये बोले भाई अगर ये सब करना है तो आप ब्राह्मणों के जो उनको करो। बोले कि वो तो खुद ही हमारे गुलाम है। बोले रहे सब हमारे गुलाम है, लेकिन ये हिंदुस्तानी उनके गुलाम है 1000 वर्ष। बोले वो कैसे? बोले उनके ग्रंथों में ये बातें लिखी है। तो उन्होंने ये बताया कि उनके 8 वर्ष के बच्चे को दूसरे वर्णों के 80 वर्ष के हुए जो करके प्रणाम करते हैं दादा दूसरे राजाओं के लिए हमारे बोले हमारे पक्ष में बात नहीं की होगी मामा की। ये लिखा है कि राजा चाहे देशी हो या विदेशी हो, वो भगवान का इष्ट होता है, इसलिए उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसका विरोध करना एक तरह से अपना ईश्वर का विरोध करना है। तो ये उनके पक्ष में जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा भाई अगर तुम्हें इस देश में लंबी हुकूमत करनी है तो ब्राह्मण में कैसे किया कि उनका जो वर्चस्व कायम किया ये उनसे सीखों में ग्रंथों। तो यही हमारा विषय होना चाहिए। रामायण महाभारत में महाकाव्य ऐतिहासिक लेकिन आज इतिहास बना दिया। बुद्ध और महावीर को लोग भूल गए जो वास्तविक या हुए जिनके आप डेट ऑफ डेथ जानते, डेट ऑफ बर्थ मालूम, और जिनकी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ याद मालूम नहीं, वो आज वास्तविक बन गए। वास्तव में आप पैदा हुए